हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है अगेन। देखो, आज की जो क्लास है इसमें एडिटोरियल की जगह द हिंदू के ओपिनियन पेज से एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। आर्टिकल लिखा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। एक नए एंगल से इस पूरी कंट्रोवर्सी को फ्रेश एंगल से आपको समझाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने इस क्विज़ के साथ में। क्वेश्चन है आपके सामने, ऑफ कोर्स हर रोज़ की तरह 9 में से आपको 8-9 नंबर मिलें, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो भी इस क्लास में सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन आपको करवाते हैं। आइए क्लास को शुरू करें। ऑलराइट, बॉन्ड्स, बिग मनी एंड एन इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी। कह रहा है जी, बॉन्ड्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बिग मनी यानी बहुत बड़ा पैसा, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया, और हो रहा है सबका सब एक ऐसी डेमोक्रेसी में, एक ऐसी लोकशाही में जो इम्परफेक्ट है, परफेक्शन से दूर है। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है इफ़ पॉलिटिक्स इज अनडेमोक्रेटिक इन कंटेंट, नो पैच वर्क सच एज इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन मेक इट डेमोक्रेटिक। कह रहा है अगर आपकी पॉलिटिक्स जो है वो अनडेमोक्रेटिक है, यानी लोकशाही से, प्रजातंत्र से दूर है, अपने कंटेंट में, अपने सार में, अगर पॉलिटिक्स के अंदर आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर कोई भी पैच वर्क आप कर लो, कोई भी जुगाड़ आप कर लो, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी आपने किया था, ये पैच वर्क इसको डेमोक्रेटिक नहीं बना सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सरकार लाई थी ताकि एक नंबर में साफ़ सुथरा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैंक अकाउंट से दिया जा सके, कैश में ट्रांजैक्शंस बंद हों। लेकिन आपकी पॉलिटिक्स ही बहुत अनडेमोक्रेटिक है। आपके इस जुगाड़ का भी फ़ायदा उठाया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भी ढेरों करप्शन के केसेस हमने देखे। तो ये जुगाड़ भी आपकी पॉलिटिक्स को साफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन कंटेंट वी आर अनडेमोक्रेटिक। चलिए, सेंटेंस का मीनिंग आपने देख लिया। पॉलिटिक्स की वर्ब है इज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, सारे के सारे ये सब्जेक्ट्स जिनके लास्ट में एस लगता है, इनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है ना। पॉलिटिक्स यानी राजनीति, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर डिसिप्लिन्स हैं, और इनको वर्ब हमेशा आपको सिंगुलर देनी है। पीछे के एस को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, मैं अब आपसे यही एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ। क्या आप इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके अलावा कोई 4-5 ऐसे नाउन्स बता सकते हैं जिनके पीछे एस भी आता हो और उनकी वर्ब भी सिंगुलर हो? बहुत बार ये कॉन्सेप्ट करवाया है। लास्ट ही वीक में एक बार हुआ था। जिस बच्चे ने 5-6 क्लास पिछली देखी है, अच्छे से आपको लिस्ट पता होगी। डालो कमेंट्स में, जितना लिखोगे उतना आपको याद होगा। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, एज इसकी वर्ब है। पैच वर्क का मतलब होता है जुगाड़। पैच क्या होते हैं? टांका। कहीं से कुछ फट गया तो आप उसको रफू कर देते हैं ना, टांका लगा देते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पैच वर्क। भाई टेक्निकली तो आपको शर्ट नहीं लेनी चाहिए फट जाने के बाद, लेकिन टांके लगा लगा के आप शर्ट को, समझ के, काम चला रहे हैं। वर्ब है इसकी कैन मेक। जुगाड़ को, टांके को, पैच वर्क को मेक शिफ्ट, टेम्परेरी सोल्यूशन या स्टॉप गैप भी बोलते हैं। सभी जुगाड़ के सिनोनिम्स हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक शानदार सा आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाते हैं। मुझे नहीं पता इस कॉन्सेप्ट में क्यों इतना कन्फ्यूजन होता है, बहुत बार हम कर चुके हैं। फिर कई बच्चों की डिमांड आती है, सर ये करवा दो। ठीक है, चलो करवा देते हैं। फर्स्ट कंडीशनल जो है अंग्रेजी में, इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। पहली बात तो ये कि फ़र्स्ट कंडीशनल क्या होता है। देखो, आप हिंदी में बोलते हो ना, यार आज ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो नहीं जाएंगे, बारिश आई तो छुट्टी कर लेंगे, तुम वक्त पे आए तो पिक्चर देखने चलेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में बताया जाता है फर्स्ट कंडीशनल की स्ट्रक्चर से। और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, इफ़ ही हेल्प्स अस वी विल बी ग्रेटफुल टू हिम। अगर वो हमारी मदद करता है, ध्यान रखना यहाँ इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है इफ़ के साथ, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, हम उसके आभारी होंगे। ग्रेटफुल होना यानी आभारी होना। स्ट्रक्चर यही है। यहाँ पे विल की जगह कुड, मे, माइट, शुड, कोई भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस की ज़रूरत के हिसाब से। देखिए, अब ये रेगुलर स्ट्रक्चर जो है ना, ये पुरानी हो चुकी है। आजकल इसकी नई स्ट्रक्चर चल रही है जो आपको पता होनी चाहिए। और वो स्ट्रक्चर में इफ़ को हम गायब कर देते हैं और हम लिखते क्या हैं, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। नई स्ट्रक्चर में हम इफ़ को हटा देते हैं और इसकी जगह लगाते हैं शुड। ठीक है, शुड ही हेल्प्स अस वी विल बी ग्रेटफुल टू हिम। अब ध्यान क्या रखना है,
ध्यान ये रखना है कि ये इंडेफिनिट टेंस वाला चक्कर अब खत्म हो जाएगा। अब शुड के हिसाब से आपको मेन वर्ब को लगाना है इस पहले वाले क्लॉज में, और मेन वर्ब शुड के हिसाब से, मॉडल वर्ब के हिसाब से बेस फॉर्म में आएगी। अब ही के हिसाब से हेल्प्स नहीं आएगा बल्कि हेल्प आएगा। बेस फॉर्म समझते हैं ना वर्ब की, जिसके पीछे एस या ई एस ना आ रहा हो, तो शुड लगने की वजह से बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। शुड ही हेल्प अस, वी विल बी ग्रेटफुल टू हिम। वैसे ही इफ़ इट रेन्स टुडे वी मे कैंसल और पिकनिक प्लान्स। अगर बारिश होती है तो हम अपने पिकनिक के प्लान्स को कैंसिल कर सकते हैं। मे का, कुड का, विल का, वुड का, शुड का, आप जिसका भी इस्तेमाल करना चाहें सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ हो जाएगा। यहाँ इंडेफिनिट टेंस लगाया गया ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऑल्टरनेटिव फॉर्म में क्या करना है, आपको इसी सेंटेंस को शुड के साथ में लिखना है और इफ़ को गायब कर देना है शुरू से। लेकिन ध्यान क्या रखना है, मेन वर्ब भाई साहब आएगी आपकी अभी भी किसके हिसाब से, शुड के हिसाब से, और यहाँ पे इट के साथ में रेन्स फिट नहीं बैठेगा, यू विल हैव टू यूज़ रेन। शुड इट रेन टुडे वी मे कैंसल आवर पिकनिक प्लान्स। तो चलिए ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म याद रखना। आज के क्विज में से मैंने क्वेश्चन भी पूछे आपसे, यहाँ पे भी वही हुआ है, इफ़ पॉलिटिक्स इज अनडेमोक्रेटिक इन कंटेंट। इसको मैं ऐसा लिख सकता था, शुड पॉलिटिक्स बी, इज की जगह पे बी आ जाएगा क्योंकि आपको बी फैमिली की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा शुड के साथ में। शुड पॉलिटिक्स बी अनडेमोक्रेटिक इन कंटेंट, नो पैच वर्क कैन मेक इट डेमोक्रेटिक। चलिए अब आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। वोकैब आज भर भर के आई है खूब सारी। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट डाउनलोड कर लेना इसको टेलीग्राम ग्रुप से, जो आपको भी बताया था। बहुत वोकैब आज, यहाँ तो 5-6 वर्ड्स ही करवा रहा हूँ आपको। देखिए पहला जो वर्ड है वो आज का मेक शिफ्ट है। अभी आपको करवाया था, जुगाड़ को बोलते हैं। मेक शिफ्ट हाउस वो हाउस है जो जुगाड़ का घर है ना। आपने तंबू वम्बू कुछ बना रखा है, उसको आपने घर बोल दिया तो वो मेक शिफ्ट हाउस होगा। द रेफ्यूजीज़ हैव बिन लिविंग इन मेक शिफ्ट टेंट्स फॉर अ ईयर। रेफ्यूजीज़ रहते आ रहे हैं जुगाड़ के घरों में या तंबुओं में पिछले 1 साल से। स्टॉप गैप, पैच वर्क, प्रोविजनल, मेक डू, एक्सपीडियंट, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आप इस वर्ड को आज आर्टिकल में पैच वर्क को देख चुके हैं। अगला वर्ड है एनस्नेयर। देखिए स्नेयर का मतलब होता है जाला, एनस्नेयर का मतलब होता है किसी को जाल में लेना, फंसाना, ट्रैप करना या एंट्रैप करना। द कॉन मैन फेस्ड एक्यूजेशंस ऑफ एनस्नेरिंग मल्टीपल एक्ट्रेसेस अंडर द गाइज ऑफ लव। ये जो कॉन मैन था, ये जो फ्रॉड था, कॉन मैन कौन होता है, जो कॉन वाले काम करे यानी फर्जी काम करे। तो ये जो फ्रॉड था, इस आदमी को फेस कर रहा था ये बहुत सारे एक्यूजेशंस, बहुत सारे आरोप जो हैं जाल में फंसाने के कई सारी अभिनेत्रियों को, एक्ट्रेसेस को प्यार के चक्कर में, अंडर द गाइज ऑफ लव। गाइज का मतलब होता है मुखोटा, है ना, आपने प्यार का मुखोटा पहना और एक्ट्रेसेस को आपने, समझ गए ना। तो वो कॉन मैन का नाम तो मैं भूल गया, शायद सुरेश नाम है इसका, वो जैकलिन वाला, आपने केस इनका सुना होगा, वहीं से सेंटेंस मैंने उठाया है। ठीक है, तो जाल में फंसाने को कन्फाइन करना, केज करना, अंडर लॉक एंड की डालना, इन सभी वर्ड से भी बता सकते हैं। यू विल सी द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ दिस वर्ड एनस्नेयर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है कैज़म। बहुत बार आ चुका है पिछले 1 महीने में। कैज़म का मतलब होता है दरार, क्रैक। चाहे दोस्ती में दरार पड़े, चाहे किसी चीज़ में दरार पड़ जाए, है ना, वो कैज़म होती है। खाई को बोल सकते हैं कैज़म। देयर इज़ ऑलवेज अ कैज़म दैट सेपरेट्स वन जनरेशन फ्रॉम अदर। हमेशा एक दरार होती है, एक डिवीज़न होता है, स्प्लिट होता है, जो एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से अलग करता है। दरार को, स्प्लिट को, कैज़म को आप डिवाइड या फिशर इन वर्ड से भी बताते हैं। इसका एक और सिनोनिम है स्किज़म। नया वर्ड है आपके लिए, आज आप स्किज़म भी देखेंगे और कैज़म भी देखेंगे। दोनों वर्ड्स इस आर्टिकल में यूज़ हुए हैं। चलिए अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मतलब दिखाई देने वाले तौर पे या जो साफ सुथरा पता लग रहा हो, जग जाहिर हो।
है ना, देखने में साफ साफ हमें पता लग रहा हो ऑस्टेंसिबल होता है। मैन मेड पोल्यूशन इज़ द ऑस्टेंसिबल रीज़न बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। इंसान के द्वारा किया गया प्रदूषण जो है वो जग जाहिर रीज़न है, देखने में सबसे क्लियर दिखने वाला रीज़न है, ऑस्टेंसिबल रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का। और भी कई रीज़न होंगे लेकिन जो देखने में सबसे आगे आता है वो है आपके और मेरे द्वारा किया गया पोल्यूशन, है ना, प्रदूषण। एविडेंट, क्लियर या सीमिंग भी बोल सकते हैं, ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। अगले वर्ड जो हैं दो, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं और एक जैसे ही हैं, कवर्ड और ओवर्ट। कवर्ड का मतलब है छुपा हुआ, ओवर्ट का मतलब है खुलेआम। याद रखने का तरीका क्या है, कवर्ड में कवर लगा हुआ है, कवर मतलब जो छुपाए किसी चीज़ को, है ना, कवर करे। कवर्ड ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जो सीक्रेट ऑपरेशन है, हिडन ऑपरेशन है। कवर्ड इरादे वो इरादे हैं जो आप अपने मन में लेके चलते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। द सोल्जर वॉज ऑन ए कवर्ड मिशन या क्लैंडस्टिन मिशन एट एन ओवरसीज लोकेशन। फौजी जो था एक सीक्रेट मिशन पे था, एक ओवरसीज लोकेशन पे, एक फॉरेन लैंड पे। यहाँ क्लैंडस्टिन मैंने लिख दिया है कवर्ड की जगह, क्लैंडस्टिन भी इसका सिनोनिम है। आज यही वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अब ध्यान रखना, क्लैंडस्टिन, क्लैंडस्टिन, क्लैंडस्टाइन भी बोल देते हैं इसको, इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है सरप्टिशियस। ये वो वाले वर्ड्स हैं जो आपके एग्जामिनर के फेवरेट हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि 50-60 वर्ड्स ऐसे हैं जो कोई भी बच्चा याद कर ले तो हर एग्ज़ाम में आपको उनका कोई ना कोई फॉर्म में वो पूछा हुआ मिलेगा। तो ये जो सरप्टिशियस और क्लैंडस्टिन वर्ड हैं, इसी तरह के वर्ड हैं, ज़रूर याद रखना, हिडन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। चलिए अगला वर्ड है मैग्नानिमिटी। एनिमस मतलब दिल या दिमाग, मैग्ना मतलब बड़ा। मैग्नानिमिटी मतलब आपके दिल के या दिमाग के बड़े होने की क्वालिटी, और ख़ास करके इसको दिल से जोड़ा जाता है, दरिया दिली को बोलते हैं मैग्नानिमिटी। दिल बड़ा है तो क्या है आपका, दिल बड़ा है तो आप दरिया दिल आदमी है ना। गुड लीडर्स एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विद मैग्नानिमिटी। अच्छे लीडर्स अपनी आलोचना को भी दरिया दिली के साथ सहन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बड़े दिल के साथ में सुन लेते हैं। ओपन हेडेडनेस, भाई आपका हेड ही ओपन है, दिमाग खुला हुआ है, तो आप अपने आप ही दरिया दिल आदमी है ना। म्यूनिफिशंस आपकी दरिया दिली को बताता है। बेनेवलेंस, जेनरोसिटी, और एक नया वर्ड है अपने पास, लार्जिस। लार्जिस होते हैं ऐसे गिफ्ट्स, ऐसे मुफ्त में दी गई चीज़ें जो बहुत हाई टिकट प्राइस की हैं। किसी को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया 15 करोड़ का, कोई प्रॉपर्टी किसी को दे दी, है ना। इस तरह के बड़े बड़े फ्री में दिए जाने वाले जो फ्रीबीज होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं लार्जिस। थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है ये। जनरली फ्री में कोई गिफ्ट कभी देगा जब उसको आपसे कुछ फ़ायदा लेना होगा। तो पॉलिटिशियंस के पास लार्जिस आती हैं इंडस्ट्रीज से, है ना, बड़े बड़े लार्ज जो है गिफ्ट्स उनको फ्री में दिए जाते हैं। चलिए वर्ड आप आर्टिकल में आज नया देखेंगे। 5-6 वर्ड्स हो गए, अब आ जाओ आर्टिकल पे। वर्ड्स तो बहुत सारे हैं आज, 6 जो सबसे ढंग के थे वो मैंने यहाँ अलग से आपको बता दिए। एक समरी आपको देख किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपने खूब सुन लिया होगा कंट्रोवर्सी में, इसने उसको दिया 1000 करोड़ का, इसने उसको दिया 500 करोड़ का, है ना, इस पार्टी को इतना और इस पार्टी को इतना। लेकिन इसके पीछे आप एक चीज़ और भी देखें, इस स्कीम को लाया कौन था और क्यों लाया था। बीजेपी की सरकार इस स्कीम को लाई थी, अरुण जेटली इस स्कीम के सूत्रधार थे, आर्किटेक्ट थे, और स्कीम को लाने का मकसद था डेमोक्रेसी को साफ रखना। पहले क्या करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं पैसा देते थे कैश में, है ना, काला पैसा, काला धन जिसको बोलते हैं, टैक्स फ्री पैसा। तो वो कैश पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे देते थे। बीजेपी ने स्कीम निकाली कि अब हम कैश नहीं लेंगे, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से हमें पैसा जमा करवाएंगे, जिसको भी किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है। अब इंटेंशन तो बड़ा साफ था, लेकिन स्कीम में कुछ लूप होल्स छोड़े गए, शायद जानबूझ करके, कि जो पैसा देगा उसके नाम को हम बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई सीक्रेट? पूरे देश को पता लगना चाहिए ना किसने किसको पैसा दिया, पैसा तो जनता का ही है। तो ये सीक्रेट रखने वाला जो लूप होल छोड़ा गया, वो इसीलिए छोड़ा गया क्योंकि हम एक इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी में जीते हैं। चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि अच्छी हो रही हैं, लेकिन पीछे उनके मकसद कुछ और होते हैं। बड़े पैसे को कानूनन तौर पे इधर से उधर करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, मोटे तौर पे अगर देखा जाए, और इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ें आम हैं। शुरू करें आर्टिकल को, ये आज की समरी है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपको समझाएगा और इसके अंदर जानबूझ के की गई बदमाशियों को भी समझाएगा, ठीक है। स्कीम को बनाते हुए कैसे होशियारी की गई। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रूलिंग डीमिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉज अ ब्लो। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रूलिंग है, रूलिंग मतलब कोई डिसीजन, फैसला, डिक्री या ऑर्डर। तो कोर्ट का जो फैसला है या डिसीजन है,
डीम करने वाला। अब ये डीमिंग यहाँ पे इस रूलिंग के लिए पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। डीम करना यानी कंसीडर करना, किसी चीज़ को मान लेना। तो फैसला है जो मान लेता है इस पूरी स्कीम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक। कह रहे ये फैसला अपने आप में ना एक ब्लो था, एक वार था, एक हमला था। और किसके ऊपर था भाई? टू इट्स इंटेंडेड पर्पस, इस स्कीम के इंटेंडेड पर्पस पे, इस स्कीम के इरादतन बनाए गए पर्पस पे, है ना, इंटेंशन जो इसकी थी। और इंटेंशन क्या थी स्कीम की? ऑन पेपर पर्पस था ऑफ मिटिगेटिंग द स्वे ऑफ इलिसिट फंड्स इन इलेक्शंस, मिटिगेट करना या कम करना या इंटेंसिटी को नीचे करना उस स्वे की, उस इन्फ्लुएंस की, उस प्रभाव की जो है काले धन का, इलिसिट या इलीगल पैसे का इलेक्शंस में। तो ऑन पेपर तो स्कीम को ऐसा दिखाया गया कि इस स्कीम से देश में काले धन की समस्या ही खत्म हो जाएगी, सब पैसा एसबीआई के थ्रू हर पॉलिटिकल पार्टी को मिला करेगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि आपने तो बड़ी ख़राब और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनाई है, आपके इरादे उतने नेक या साफ नहीं है जितना आप बताते हैं। रूलिंग सब्जेक्ट है आपका, वॉज इसकी वर्ब है, ब्लो यानी हमला, वार या स्ट्राइक, ये हमला था इस स्कीम के उस इरादे पे जो सरकार बताया करती थी सबको कि साफ कर देंगे हम इलेक्शंस में पैसे का जो है झंझट। चलिए मीनिंग समझ रहे हो ना, वर्ड बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं आज। मिटिगेट करना, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना। स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, दबदबा या प्रभाव। इलिसिट का मतलब होता है गलत, इलिसिट फंड्स यानी काला धन। कह रहे जी डिस्पाइट इट्स ऑस्टेंसिबल एम ऑफ फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी द स्कीम प्रूव्ड इनइफेक्चुअल इन रीशेपिंग द टेरेन ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंस। कह रहे बावजूद इसके दिखाई देने वाले जग जाहिर उस एम के, ऑस्टेंसिबल मतलब जो दूर से ही समझ में आए, बावजूद इसके साफ सुथरे दिखाई देने वाले एम के जो है फोस्टर करने का, नर्चर करने का या पालने पोसने का, ट्रांसपेरेंसी को फोस्टर करना यानी किसी चीज़ को प्रमोट करना। कह रहे बावजूद इसके साफ सुथरे इरादों के, ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को प्रमोट करने के, ये स्कीम जो है प्रूव हुई, ये स्कीम जो है साबित हुई अप्रभावी या इनइफेक्चुअल, रिशेप करने में, फिर से ढालने में, टेरेन को या इस डोमेन को, इस एरिया को जो है पॉलिटिकल फाइनेंस का, राजनीति में पैसे का। तो एम तो बड़ा साफ सुथरा था लेकिन वो काम ये स्कीम नहीं कर पाई। स्कीम की वो अप्रूव्ड, फोस्टर करना, प्रमोट करना, नर्चर करना, पालना पोसना। ऑस्टेंसिबल मतलब जो साफ सुथरा दिखाई दे, क्लियर हो, एपरेंट हो, सीमिंग हो, जग जाहिर हो। रिशेप करना यानी नई शेप में ढालना, फिर से ढालना। टेरेन का मतलब होता है एरिया, डोमेन या लैंडस्केप। पॉलिटिकल फाइनेंस आप समझते हैं राजनीति में पैसे का खेल कहलाता है पॉलिटिकल फाइनेंस। हर चीज़ को ऐसे समझा रहा हूँ कि आप खुद पढ़ रहे हो तो आप समझ पाएँ, है ना। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ ये नहीं होता कि मैं आपको पढ़ के, ठीक है, यहाँ पे इम्प्रेस कर दूँ, वो तो बहुत जगह किया भी जा रहा होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप पढ़ें, है ना, जैसे टीचर पढ़ रहा है उस चीज़ को आप भी पकड़ पाएँ। कह रहा है फिर क्या किया इसने, इंस्टेड इलेक्शंस कंटिन्यू टू बी एनस्नेड बाय एन इनडेशन ऑफ अनलॉफुल कैपिटल। कह रहा है बजाय इसके ये हुआ, इंस्टेड इलेक्शंस जारी रहे, चुनाव जारी रहे, कि वो एनस्नेड रहें, ट्रैप्ड रहें, फंसे रहें, और किस चीज़ के द्वारा, एक इनंडेशन के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, सैलाब के द्वारा। इनंडेशन का मतलब होता है बाढ़ या सैलाब, और ये सैलाब है काले धन का, अनलॉफुल कैपिटल का। और ये काम कैसे हो रहा है सारा भाई साहब? ये काम हो रहा है परपेचुएटिंग अ विशियस साइकिल ऑफ करप्शन, परपेचुएट करके, कंटिन्यू करके, आगे बढ़ा के एक कुचक्र को, विशियस साइकिल को जो है करप्शन का यानी भ्रष्टाचार का। अब ये साइकिल कौन सा है? दैट इरोडेड द बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। ये वही कुचक्र है, विशियस साइकिल है जो जंग लगा के खा गया, इरोड कर गया, नष्ट कर गया, डिस्ट्रॉय कर गया बेड रॉक को, आधार को, बेसिस को, फाउंडेशन को, डेमोक्रेटिक आइडियल्स की, लोकतांत्रिक आदर्शों की। देखा कितना प्यारा सेंटेंस बना है। सोचा तो कुछ और था लेकिन आज भी इलेक्शंस में काला धन आना जारी है, और ये विशियस साइकिल करप्शन का अभी भी चल रहा है। जिसकी जेब में पैसा, सरकार वो अपनी जेब में लेके चलेगा, है ना, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए लेके चलेगा। और ये वही साइकिल है जिसने डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो होते हैं, लोकतांत्रिक जो आदर्श होते हैं, उनको, उनकी नींव को ही खा गया, है ना, उनको इरोड कर गया। इलेक्शंस की वो है कंटिन्यूड, एंड स्नेयर एंड ट्रैप्ड, फंसा हुआ, परपेचुएट करना, आगे बढ़ाना किसी चीज़ को, विशियस साइकिल आप समझते हैं, कुचक्र, एक ऐसा साइकिल जो बार बार रिपीट होगा और नुकसान करेगा, विशियस साइकिल। साइकिल के लिए दैट आया, दैट की वो है इरोडेड, इरोड करना, कोरोड करना, डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को जंग लगा के खा जाना। बेडरॉक यानी फाउंडेशन, आधार किसी भी चीज़ का। समझ गए? बढ़े आगे। वो क्या अच्छी है आज, ये आर्टिकल मैंने ढूंढ कर निकाला, मतलब ऐसा समझ लो आप।
कह रहा है द गेपिंग chasm between professed aspirations and tangible outcomes in Indian political discourse remains glaring। कितना प्यारा सेंटेंस है ये। कह रहा है जो मुंह खोला हुआ कैज़म है, कैज़म यानी खाई, गेप करना यानी मुंह खोल लेना। आप जब किसी चीज़ को देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं तो मुंह खुला रहता है ना, तो उस एक्शन को बोलते हैं गेप करना। अब अगर कैज़म ने गेप कर रखा है तो खाई बहुत मुंह खोल के बड़ी है, बड़ी खाई है, मतलब समझ गए। कह रहा है बड़ा सा जो फासला है, जो खाई है, जो दरार है दो चीज़ों के बीच में। किन चीज़ों के बीच में? एक तो प्रोफेस जो एस्पिरेशंस हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं जो आपने प्रोफेस की हैं, जो सबको बताई हैं कि हम पॉलिटिक्स में सब कुछ सफाई करेंगे। और दूसरी चीज़ है टेंजिबल आउटकम्स, ऐसे नतीजे जो हम फील कर सकें। आपने सोचा था पॉलिटिक्स को साफ करेंगे लेकिन कुछ नतीजा निकला नहीं। कह रहे जो टेंजिबल आउटकम्स और आपके जो इरादे थे, एस्पिरेशंस थे, जो प्रोफेस किए थे आपने, उनके बीच का जो कैज़म है भारत के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, राजनीतिक बहस में, बातचीत में, वो आज भी ग्लेरिंग बना हुआ है। साफ सुथरा दिखाई देने वाला, चमकने वाला ग्लेरिंग या अपरेंट बना हुआ है। दूर से देख करके कोई भी बता सकता है इस स्कीम से पॉलिटिक्स के अंदर कोई सफाई नहीं हुई। अगर कुछ गंदा था तो वो और गंदा हो गया है ना इस स्कीम की वजह से, क्योंकि पब्लिक को पता भी नहीं चलता है हुआ क्या। कैज़म आपका सब्जेक्ट है, रिमेंस इसकी वर्ब है। टेंजिबल मतलब जिसको महसूस किया जा सके या छुआ जा सके। अगर कोई आउटकम टेंजिबल होगा तो वो ऐसा आउटकम होगा, नतीजा होगा जिसको आप फील करेंगे। समझ पा रहे हैं? टेंजिबल आउटकम कोई स्कीम का नहीं निकला। पॉलिटिकल डिस्कोर्स यानी राजनीतिक बात, ग्लेरिंग यानी जो चमकता हुआ हो, दूर से साफ साफ दिखाई दे, है ना, क्लियर हो। चलिए, वर्ड सारे समझ रहे होंगे, है ना, भारी भरकम है थोड़े। टेंजिबल का बिल्कुल उल्टा होता है इंटेंजिबल। ऐसी चीज़ जिसको आप ना छू सकें, ना महसूस कर सकें। जैसे मैं आपको बोल दूँ ऐसा है, ना आपको फील हो रहा हो वैसा हुआ है, ना आप देख पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो। समझ गए? तो मेरी बात जो है इंटेंजिबल हो जाएगी, आप उस बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो टेंजिबल का उल्टा इंटेंजिबल, जरूर याद रखना, आज मैंने आपसे पूछा है। कह रहा इलेक्टेड ऑफिशियल्स फ्रीक्वेंटली अकॉर्ड प्रेसिडेंस टू द इंटरेस्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल पैट्रन्स। जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, चुने हुए नेता हैं, बहुत बार, अक्सर, फ्रीक्वेंटली वो अकॉर्ड करते हैं या दे देते हैं प्रधानता को, प्रेफरेंस को या प्रेसिडेंस को, उन इंटरेस्ट की, उन भलाइयों की जो है उनके फाइनेंशियल पेट्रन्स के, उनके आर्थिक आकाओं के। पेट्रन कौन होता है? जो आपके सर पे हाथ रख देता है कि मैं रखूंगा तेरा ध्यान। तो चुने हुए नेता भी अपने सर पे हाथ रखे राजनीति, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हीं की इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं, सबसे पहले उनकी भलाई को सोचते हैं। और किस चीज़ के ऊपर सोचते हैं भाई? ये प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द वेलफेयर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वेलफेयर के ऊपर, भलाई के ऊपर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, अपने वोटर्स की। वोटर के बाद में सोचेंगे, पहले उसकी सोचेंगे जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड बढ़ा था। कह रहा है जी, और देयर बाय exacerbating the chasm between governance rhetoric and practical implementation। और इस प्रकार से एक्सेसरबेट करते हुए, बद से बदतर बनाते हुए, एग्रावेट या वर्सन करते हुए उसी खाई को, उसी दरार को जो है सरकार की गवर्नेंस की रिटोरिक में, गवर्नेंस यानी प्रशासन, रिटोरिक यानी बड़ी बड़ी बातें, और उस गवर्नेंस के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में व्यवहारिक तौर पे उन बातों को आपने कितना इम्प्लीमेंट किया। लंबा सेंटेंस, मेरे ख्याल से मीनिंग समझ गए होंगे। ऑफिशियल्स प्रेसिडेंस या प्रेफरेंस देते हैं अपने आर्थिक आकाओं की भलाई को हमारे ऊपर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर, जिन्होंने इनको वोट करके पावर में लेकर के आए थे। और इस प्रकार से ये एक्सेसरबेट करते जाते हैं और ख़राब बनाते जाते हैं उस खाई को या उस दरार को जो इनकी बड़ी बड़ी बातों में होती है और ज़मीनी हकीकत में होती है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में होती है। रिटोरिक यानी बड़ी बड़ी बातें, मैग्नीलोक्वेंस, ग्रैंडीलोक्वेंस, है ना, जुमलेबाजी बोलते हैं ना जिसको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगले 5 साल में ये फलाना ढिमकाना, यही सब अंग्रेजी में कहलाता है रिटोरिक। ऑफिशियल्स की वर्ब है अकॉर्ड, अकॉर्ड यानी देना, प्रेसिडेंस यानी प्राथमिकता। प्रेसिडेंस वर्ड को प्रेसिडेंट वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, पैरागॉन, पैराडाइम, एपिटमी भी बोल सकते हैं मिसाल को, ठीक है, एग्जाम्पलर भी बोल सकते हैं, क्विंटेसेंशियल भी बोल सकते हैं। वर्ड तो बहुत सारे हैं, कितने लिखूँ मैं, है ना। तो प्रेसिडेंट जो मिसाल वाला वर्ड है, पैरागॉन, पैराडाइम, एपिटमी, प्रेसिडेंट और क्विंटेसेंशियल, उस वर्ड को प्रेसिडेंस वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। इसका मतलब होता है प्राथमिकता या प्रेफरेंस, प्रायोरिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो वोटर आपको वोट देते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक्सेसरबेट करना और बद से बदतर बनाना, रिटोरिक आपने देख लिया, बड़ी बड़ी बातें। कह रहे हैं मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज फर्दर एक्सेसरबेट सोशो इकोनॉमिक स्कीजम्स। कह रहे हैं फिर मार्केट ओरिएंटेड जो पॉलिसीज़ बनती हैं, उद्योगपतियों या कैपिटलिस्ट के हिसाब से, जो लोगों के हिसाब से जो कानून बनते हैं, वो और ज़्यादा ख़राब बनाते हैं आर्थिक और सामाजिक खाइयों को, स्कीजम्स को या कैजम्स को। वाइल अ लिंगरिंग
फ्यूडल मेंटालिटी अमंग बोथ लीडर्स एंड द पॉपुलेस फोस्टर्स अ क्लाइमेट ऑफ अनअकाउंटेबिलिटी। जबकि लगातार बनी हुई, लिंगर करती हुई, मेंटेन रहती हुई जो फ्यूडल मेंटालिटी है, फ्यूडल का मतलब है तानाशाही, सामंतवादी, है ना। जो आदमी कोई पोस्ट पे अच्छी बैठा है तो आप भी सोच लेते हैं कि वो कुछ ना कुछ फ़ायदा लेगा और उसको भी पता है मुझे लेना ही है। यही फ्यूडल मेंटालिटी है। तो ये जो लंबे दौर पे चलती हुई बनी हुई जो फ्यूडल मेंटालिटी है, ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है, दोनों ही के बीच, लीडर्स और पॉपुलेस के बीच में, पॉपुलेस यानी आम आदमी, पॉपुलेशन, लीडर्स यानी नेता, ये फोस्टर करती है, नर्चर करती है एक ऐसे क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को जो है गैर जिम्मेदारी का, अनअकाउंटेबिलिटी का, और कहाँ, विद इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, पावर के कॉरिडोर में, शक्ति के गलियारों में। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपके घर के पास के जो हाईवे है उस पर कोई ब्रिज बन रहा है पिछले 3.5 सालों से, लेकिन कभी आपकी हिम्मत नहीं हुई सरकार के पास जाएं, म्यूनसिपाल्टी में, कॉरपोरेशन में, और बुला करके पूछे उनको बाहर कि 3.5 साल से ये सड़क क्यों नहीं टूटी, सड़क टूटी हुई सड़क बनी क्यों नहीं। पता क्या है, ये फ्यूडल मेंटालिटी है। आपको डर लगता है कि नहीं। पुलिस अगर आपके मोहल्ले में आकर के किसी को कुछ कह दे और वो गलत बात बोल रही हो तो आप नहीं बोल पाएंगे। ऐसा बाहर नहीं है। और कंट्रीज़ के अंदर आप देखेंगे लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, प्रेसिडेंट से सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन ये हमारे अंदर की फ्यूडल मेंटालिटी है। हमें डर लगता है, जो लोग पावर में बैठे हैं हमें लगता है ये तो फ़ायदा लेंगे ही, ये तो इनका अधिकार है। पॉलिसीज़ की वर्ब है एक्सेसरबेट। स्किज़म्स का मतलब होता है खाइयाँ। मेंटालिटी का मतलब होता है, मेंटालिटी का वर्ब है फोस्टर्स। फोस्टर का मतलब यानी प्रमोट करना। कॉरिडोर यानी गलियारा, शक्ति का गलियारा, पावर ऑफ कॉरिडोर ऑफ पावर। लिंगरिंग यानी लंबा चलता हुआ, फ्यूडल यानी सामंतवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी, मोर ओवर इलेक्टोरल डायनेमिक्स इन इंडिया आर ऑफ्टन करेक्टराइज्ड बाय आइडेंटिटी बेस्ड वोटिंग पैटर्न्स। इस चीज़ के भी अगर ऊपर देखें, मोर ओवर जो इलेक्टोरल डायनेमिक्स हैं, इलेक्शन को लेकर के जो गतिशीलता है या जो सिस्टम है देश में चुनावों का और चुनाव के बाद मिलने वाली पावर का, ये जो डायनेमिक्स है, ये अक्सर करेक्टराइज्ड होती हैं, इस चीज़ से परिभाषित होती हैं। इनका करेक्टर जो इस तरह का होता है कि ये करेक्टराइज होती है आइडेंटिटी बेस्ड वोटिंग पैटर्न से। ऐसे वोटिंग पैटर्न्स में जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी जात, अपने धर्म के हिसाब से वोट करते हैं। और फिर क्या करते हैं आप, एस्च्यूइंग सब्सटेंटिव इवैल्यूएशंस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस। एस्च्यू करते हुए, अवॉइड करते हुए, गंभीरतापूर्वक इवैल्यूएशन को या जायजे को, कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस का, उनके काम करने की परफॉर्मेंस का। भाई मैं जाट तो मैं दूंगा जाट को वोट, मैं ये जाति का, मैं ये धर्म का तो मैं दूंगा इस धर्म वाले को वोट। इन्हीं चीज़ों ने हमें थर्ड वर्ड बनाया हुआ। आज भी थर्ड वर्ड आप समझते हैं, गरीब भुखमरी वाले देशों को बोला जाता है थर्ड वर्ड, अगर देसी भाषा में बताऊं मैं। आइडेंटिटी बेस्ड और कास्ट बेस्ड जो वोट्स हम डालते हैं, इसी की वजह से जो आदमी 5 साल काम करके गया है उससे कोई पूछता भी नहीं है कि आपने क्या इवैल्यूएशन किया, आपका काम कैसा है, उसको इवैल्यूएट भी कोई नहीं करता है। ठीक है। डायनेमिक्स की वर्ब है आर करेक्टराइज्ड। एस्च्यू करना यानी अवॉइड करना, स्टे अवे फ्रॉम रहना, किसी चीज़ को दूर रहना, किसी चीज़ से त्याग देना। सब्सटेंटिव यानी गंभीरतापूर्वक किया गया कोई काम। सीरियस, ग्रेव या पेंसिव को, थॉटफुल को हम बोलते हैं सब्सटेंटिव। इवैल्यूएशन यानी जायजा, किसी चीज़ का असेसमेंट। चलिए आईना दिखा रहा है हमें ये। कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज रिसोर्ट टू वाइड स्प्रेड ब्राइबरी। ये सियासी पार्टियां रिसोर्ट टू करती हैं, उतर आती हैं हर तरफ ब्राइबरी पे, हर तरफ घूसखोरी पे। और किस चीज़ पे, एंड एक्स्ट्रा वेजेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। और बहुत ही ज़्यादा बड़े, बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े एक्स्ट्रा वेजेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर पे, चुनावी खर्चों पे। और फिर कैसे करती हैं सारा काम, सरपासिंग लीगल थ्रेशोल्ड्स मैनीफोल्ड। सरपास करते हुए, आगे गुजरते हुए, पार निकलते हुए जो लीगल थ्रेशोल्ड है, कानूनी सीमा है, उसको मैनीफोल्ड, उसको कई गुना। कानूनी सीमाएं 90-95 लाख से ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक उम्मीदवार को। 95 लाख तो इलेक्शन के दिनों में शायद हर रोज़ खर्चा हो जाता होगा एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में। समझ पा रहे हैं, पूरे इलेक्शन में 95 लाख करना था एक आदमी को और वो रोज़ 95 लाख कर रहा है। तो ये ब्राइबरी, एक्स्ट्रा वेजेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, हमारा ही पैसा है, हमारे टैक्स का, इसको, इसी पैसे को ये अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज़ करती हैं, कई गुना तक लीगल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देती हैं। पार्टीज़ की वो है रिसोर्ट टू करना, उतर आना किसी चीज़ पे, है ना, किसी उंगली टेढ़ी करना, किसी काम पे उतर आना, रिसोर्ट टू कहलाता है। सरपास करना, आगे गुजर जाना, गो बियॉन्ड करना। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, दहलीज, है ना। मैनीफोल्ड यानी मल्टीपल टाइम्स, कई गुना। करेजी एस्टिमेट सजेस्ट दैट एक्चुअल आउटलेज ड्वार्फ सैंक्शन लिमिट्स। जो एस्टिमेट्स हैं, जो जायजे हैं, अंदाजे हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो रियल में आउटले होता है, आउटले यानी खर्चा, एक्सपेंडिचर,
जो एक्चुअल में खर्चा होता है वो ड्वार्फ कर देता है। ड्वार्फ करना यानी किसी चीज़ को बोना बना देना। असली खर्चे के सामने बोना बन जाता है कानूनी लिमिट वाला खर्चा, सैंक्शन लिमिट वाला 95 लाख वाला। और ये सारा काम होता है लेइंग बेयर द परवेसिवनेस ऑफ इलिसिट फाइनेंशियल इन्फ्लक्स इन इलेक्टोरल अरेना। ले बेयर करते हुए, साफ साफ दिखाते हुए। बेयर करना यानी निर्वस्त्र करना, न्यूड करना। ले का मतलब होता है बिछाना। किसी चीज़ को ले बेयर कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को न्यूड कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। ये सारा काम होता है एक्सपोज करते हुए उस परवेसिवनेस का, उस हर तरफ फैले होने का, यूबिक्यूटी का, ओमनी प्रेजेंस का, जो है काले धन की इन्फ्लक्स की, काले धन की इनकमिंग की इलेक्टोरल अरेना में, चुनावी दंगल में। ठीक है। एस्टिमेट्स की वर्ब सजेस्ट होगी। आउटलेज यानी खर्चा, इसकी वर्ब होगी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट करना यानी बोना बनाना। ले बेयर यहाँ पे एक पार्टिसिपल है। जब ये बोना बना रही होती हैं इस लिमिट को, तब ये एक्सपोज भी कर देती हैं इलिसिट फाइनेंशियल मनी के इनकमिंग को। ठीक है ना। ले बेयर करना, एक्सपोज करना। परवेसिवनेस, यूबिक्यूटी, ओमनी प्रेजेंस, किसी चीज़ का हर जगह होने की क्वालिटी, है ना। चलिए, इनफ्लक्स यानी इनकमिंग, किसी चीज़ का आना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ऐसा आर्टिकल एक्चुअली मुझे आधा ही लेना चाहिए ना, ये इतना लंबा हो जाएगा वो गैप की वजह से। कह रहे डिस्पाइट असर्शंस दैट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वुड इंसेंटिवाइज लेजिटिमेट फंडिंग, क्रिटिक्स स्विफ्टली इमर्स्ड कंसर्निंग इट्स ओपेसिटी। कह रहे बावजूद ऐसी असर्शंस के, ऐसे स्टेटमेंट्स के, ऐसे दावों या क्लेम्स के कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम हमें इंसेंटिवाइज करेगी लेजिटिमेट फंडिंग को, प्रमोट करेगी एक नंबर में फंडिंग को, लेजिटिमेट फंडिंग को। कह रहे ऐसे दावों के बावजूद कई आलोचक जो हैं बहुत जल्दी इमर्ज कर गए, उभर करके आए, जो जुड़े हुए थे इस स्कीम की ओपेसिटी से, अनक्लैरिटी से, वेगनेस से, है ना। आपने बोल दिया तो हमने मान लिया, आपने बोल दिया कि इससे सब अच्छा हो जाएगा, सब चंगा सी, तो हमने मान लिया। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग तो होगा, जिनका दिमाग था उन्होंने फटाफट बताया कि ये स्कीम एक नई स्कीम है, पुराने पैसे को ही नए तरीके से लेने की। क्रिटिक्स यानी आलोचक, वर्ब है इसकी इमर्स्ड। ओपेसिटी यानी अनक्लैरिटी, किसी चीज़ का धुंधलापन, जो स्कीम में आपको काफ़ी मिलेगा। स्कीम की वर्ब है यहाँ पे वुड इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज करना, प्रमोट या एनकरेज करना। कह रहे द क्लैंडस्टिन नेचर ऑफ डोनर्स आइडेंटिटीज रेज्ड एप्रीहेंशंस। जो क्लैंडस्टिन या सीक्रेट या सरप्टिशियस नेचर था, और किसका, डोनर्स की आइडेंटिटीज का, इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले दानकर्ताओं की पहचान का, इस नेचर ने रेज किया, उठा दिया बहुत सारी चिंताओं को, एप्रीहेंशंस को या डरों को। और किस चीज़ को लेकर के, रिगार्डिंग पोटेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर पर्सनल और सरप्टिशियस एजेंडास। ये सारे एप्रीहेंशन थे इस चीज़ को लेकर के, रिगार्डिंग कि संभावित तौर पे पोटेंशियल पैसे का मिस अप्रोप्रिएशन होगा, गलत इस्तेमाल होगा पर्सनल यूज़ के लिए, या ऐसे एजेंडाज के लिए जो सरप्टिशियस हैं, जो छुपे हुए हैं, है ना। क्लैंडस्टीन नेचर की वर्ब है रेज्ड। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन या सरप्टिशियस। मिस अप्रोप्रिएशन आप समझते ही हैं, गबन बोलते हैं इसको, एम्बेजलमेंट भी बोल सकते हैं या मिसयूज बोल सकते हैं। सरप्टिशियस, क्लैंडस्टीन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सरप्टिशियस एजेंडाज वो होते हैं जो आपको पता नहीं है, आप ही के पैसे से जो इन पार्टीज़ के पास जाता है, ये अपनी आईटी सेल बनाती हैं, हर पार्टी की है। एक 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है। मेरे जानने वाले एक घर के बहुत पड़ोसी हैं, ऐसा समझ लो आप, नज़दीकी हैं, आईटी सेल में काम करते हैं कंपनी की, एक पॉलिटिकल पार्टी की। 1.5 लाख रुपए इनकी सैलरी होती है। डिजिटल मार्केटिंग करना, फनल करना, यूट्यूब वीडियोस बनाना, शॉर्ट्स बनाना, है ना, फेसबुक पे एड्स लगाना, ये सब काम होते हैं इनके। और ये इसी पैसे से लाखों रुपए की सैलरियाँ हर महीने देते हैं। मैं तो मजाक में कहता हूँ, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर आप बहुत प्रचार करना चाहते हो तो कम से कम उसके आईटी सेल में जुड़ जाओ, नौकरी तो ले लो, फिर उनकी पैसे लेकर के करो प्रचार जितना करना है ना। मुफ्त में जो आईटी सेल में बने हुए हैं लोग, वो सबसे ख़राब है। कह रहे फर्दर मोर इनहेरेंट लूप होल्स facilitated regulatory circumvention, thereby perpetuating the unintended या unimpeded flow of illicit capital into the political bloodstream। कह रहा जी इससे भी आगे अगर आपको बताएं, इस स्कीम के अंदर इनहेरेंट, इसके नेचर के अंदर छुपे हुए इनहेरेंट जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, जो शायद जानबूझ के छोड़ी गई हैं, इन सभी लूप होल्स ने फैसिलिटेट किया, फैसिलिटी दिया, प्रमोट किया रेगुलेटरी सर्कमवेंशन को, रेगुलेटर्स की आंख से बचने के प्रोसेस को। सर्कमवेंशन क्या होता है, बाईपास करना। आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन बैठा है, लेकिन आपने लूप होल ऐसा छोड़ दिया कि इलेक्शन कमीशन भी कुछ ना कर पाए। तो ये लूप होल्स ने फैसिलिटेट किया कि रेगुलेशन से सर्कमवेंट किया जा सके, बचा जा सके, एंड देयर बाय परपेचुएटिंग द अनइम्पीडेड फ्लो। और इस प्रकार से परपेचुएट करते हुए, कंटिन्यू करते हुए, बिना किसी रोक टोक के अनइम्पीडेड फ्लो को, जो है काले धन का,
राजनीतिक नसों में, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम क्या होता है? आपकी नसों में बहता हुआ खून। तो पॉलिटिकल जो है सिस्टम जो है उसकी ब्लड स्ट्रीम में ये पैसा आज भी बिना जो बेरोक टोक आ रहा है। चलिए, लूप होल्स की वर्ब है फैसिलिटेटेड। इनहेरेंट यानी इननेट हो, इमानेंट हो, अंदर बसा हुआ हो, नेचर का पार्ट हो, इनहेरेंट हो। सर्कमवेंशन यानी बाईपास, बच निकलना किसी चीज़ से। परपेचुएट करना यानी किसी चीज़ को आगे से आगे बढ़ाते जाना, कंटिन्यू करना। चलिए लास्ट पैराग्राफ। कैरेजी इन एसेंस द फॉल्टरिंग ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अंडरस्कोर्स द ब्रॉडर चैलेंजेस बिसीजिंग इंडियन डेमोक्रेसी। अगर इन एसेंस देखें, अगर बेसिकली या फंडामेंटली देखें, अगर इस बात को समराइज करें, तो जो फॉल्टरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, लड़खड़ाती हुई जो स्कीम है, फॉल्टरिंग मतलब लड़खड़ाने वाला, ये अंडरस्कोर करती है, हाईलाइट करती है उन बड़ी चुनौतियों को जो बिसीज करके बैठी हैं या घेर कर बैठी हैं, सराउंड करके बैठी हैं भारत की डेमोक्रेसीज़ को। तो प्रॉब्लम्स तो पहले से ही हैं, इस स्कीम से आपको पता लगा ये प्रॉब्लम्स कितनी गहरी हैं। फॉल्टरिंग जो है, लड़खड़ाना जो है, इसकी वर्ब है अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, सबके सामने लाना। इन एसेंस यानी इन समरी या फंडामेंटली, बेसिकली भी इसको आप बोल सकते हैं। विदाउट सब्सटेंटिव रिफॉर्म्स एड्रेसिंग सिस्टेमिक इश्यूज सच एज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड द पर्निशियस इन्फ्लुएंस ऑफ फाइनेंशियल लार्जेस इन पॉलिटिक्स। कह रहा है जी, इन सारी चीज़ों के बिना, पहली चीज़ है सब्सटेंटिव रिफॉर्म्स, ऐसे सुधार, सिस्टम में सुधार जो सब्सटेंटिव हो, गहरे हों, थॉटफुल हों, सीरियस हों, और जो एड्रेस करने वाले हों, संबोधित करने वाले हों सिस्टेमिक इश्यूज़ को, सिस्टम की समस्याओं को, जैसे कि जिम्मेवारी, पारदर्शिता, क्लैरिटी, और ख़राब जो इन्फ्लुएंस है, डेलेटीरियस या पर्निशियस इन्फ्लुएंस है, पर्निशियस मतलब जो हार्मफुल हो, जो है फाइनेंशियल लार्जेस का, बड़े बड़े गिफ्ट्स का पॉलिटिक्स में, है ना, किसी पॉलिटिशियन को गाड़ी मिल रही है, किसी को प्रॉपर्टी मिल रही है। कह रहे इन सारे इश्यूज़ के सॉल्यूशन के बिना, ऐसे रिफॉर्म्स के बिना, द परस्यूट ऑफ मोर इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटल फैब्रिक विल रिमेन एन इल्यूसिव एंडेवर। जो परस्यूट है, जो ख्वाहिश है एक और ज़्यादा इक्विटेबल और डेमोक्रेटिक सोसाइटल फैब्रिक की। इक्विटेबल यानी बराबरी वाला, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक, सोसाइटल फैब्रिक यानी सामाजिक ढांचा। तो ये जो ख्वाहिश है ना आपकी ऐसे एक सामाजिक ढांचे की, ये बनी रहेगी इल्यूसिव, अवॉइडेबल, एंडेवर यानी कोशिश। एल्यूसिव यानी जो आपके हाथ ना आए, डिफ़िकल्ट टू कैच हो, इवेजिव हो। तो आप कितना भी सोच लो, इन गंदी चीज़ों के बिना, इन गंदी चीज़ों की सफाई के बिना समाज का ढांचा कभी भी डेमोक्रेटिक और इक्विटेबल, बराबरी वाला नहीं हो सकता। बहुत अमीर भी रहेंगे, बहुत गरीब भी रहेंगे, और कुछ लोग इन बिटवीन भी रहेंगे हमारे जैसे। परस्यूट यानी ख्वाहिश, वर्ब है इसकी विल रिमेन। इल्यूसिव जो हाथ ना आए, स्लिपरी हो, फिसल जाए। पर्निशियस यानी खराब, हार्मफुल, डेलेटीरियस, डेट्रीमेंटल। सब्सटेंटिव यानी थॉटफुल या सीरियस या ग्रेव, जो अपने कंटेंट के अंदर थोड़ा सा संगीन हो, है ना, सब्सटेंटिव हो। मेरे ख्याल से आज का आर्टिकल वोकैब की खासी डोज दे गया होगा आपका। ज़रूर से जो अच्छे वर्ड्स दिखे उनको नोट कर लेना। मैं पढ़ा सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, रोज़ शाम को ला सकता हूँ, लेकिन ये जो एक्चुअल मेहनत करनी है आपको, ये आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। नोट्स वोट्स बनाओगे, रिपीट करोगे, तभी ये वर्ड्स दिमाग में बैठेंगे। चलो, अब आर्टिकल ठीक से पढ़ा है तो क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लोगे कि करवाऊँ। फर्स्ट पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सी चीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, बॉन्ड्स लगा लेना, बॉन्ड्स, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अपने गोल्स को पूरा करने में इनइफेक्टिव बनाती है। ऐसी कौन सा लूप होल स्कीम में छोड़ा गया था जिसकी वजह से ये स्कीम वो अच्छे काम नहीं कर पाई जिसका इसको प्रचार मिला था। सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं एक पार्टी के पास गए, इस वजह से सिंगल पार्टी को मिल गए। बहुत सारी ओपेसिटी है, बहुत सारी अनक्लैरिटी है स्कीम की फंक्शनिंग में, और ये है सीक्रेसी की वजह से डोनर्स के नाम की। क्या ये रीज़न है? जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स है वो आगे बढ़ गया है, एक्सीड कर गया है परमिशेबल एक्सपेंडिचर लिमिट को कई गुना। क्या ये रीज़न है? या इलेक्शन कमीशन का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इस स्कीम में फंड्स के इनफ्लो को सुपरवाइज करना? क्या ये रीज़न है? एक ही रीज़न बनेगा चारों में से, जो बड़ा रीज़न है उसको अपने आंसर बनाएं। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है। सेकंड पे आ जाओ, इनमें से कौन सा प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग लैक ऑफ इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक से जायजा नहीं लेते हैं अपने चुने हुए उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस का 5 साल के बाद? ऐसी कौन सी बीमारी है हम लोगों को जिसकी वजह से वोट देने के बाद 5 साल बाद भी हम नहीं पूछते हैं कि तूने क्या किया, और फिर उसी को वोट डाल देते हैं? क्या बीमारी है भाई हमें? चलो भाई साहब, हमारी प्रॉब्लम है डोमिनेंस है हमारे यहाँ कास्ट और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हमारे इलेक्टोरेट में, है ना।
वोट तो मैं इसी को ही दूंगा, ये मेरे घर का है, मेरी जाति का है, मेरे मोहल्ले का, मेरे शहर का, मेरे धर्म का। और इस वजह से कोई किसी से सवाल नहीं पूछता है 5-5 साल बीत जाने के बाद भी। डी आपका आंसर बनेगा सेकंड में, और फर्स्ट में आपका आंसर बनेगा बी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में हमें पता नहीं लगता है किसने किसको क्या दिया, इस वजह से स्कीम का वो फ़ायदा नहीं मिल पाया जिसका इसके लिए प्रचार किया गया था, है ना। अब गुपे चुपे पैसा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जब बीच में पड़ेगी तभी पता लगेगा। चलो बीच में अब देखो वो क्या आपके क्वेश्चन है यार, ये थर्ड वाला तो है ना, ये कल वाला था, ये क्वेश्चन जो है मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। तो एक एक कम कर देना क्वेश्चंस को, इसको थर्ड बना दो, इसको फोर्थ बना दो, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ एंड इसको 7 एंड 8। तो थर्ड में आपसे पूछा है ऐसी चीज़ जिसको महसूस ना किया जा सके या छुआ ना जा सके। चौथा में पूछा है स्कीजम वर्ड का मीनिंग क्या होता है इन तीनों में से, फिशर, क्लैंडस्टीन या लार्गिस। मेक शिफ्ट वर्ड का, वन वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है मेक शिफ्ट का। एंड स्नेयर का आपसे एंटोनिम पूछा है। मेरे ख्याल से आपको इमेंसिपेट वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, इन दोनों का पता होगा तो आप अपने आंसर निकाल लेंगे, है ना। इस वर्ड का मीनिंग भी आपको खुद सर्च कर लेना डिक्शनरी में, ठीक है। एंड स्नेयर का आपको एंटोनिम बताना है। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेगी आपको इस वर्ड की वजह से, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन के गलत इस्तेमाल की वजह से, ठीक है, हाईलाइट वर्ड के आसपास। कोशिश करो फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, वहाँ से मैच करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। क्लास कैसी लगी, पूरा समझ में आया? पूरे देखने वाले बच्चे पूरा देखा ऐसा लिख दिया करो पीडी। क्लास अच्छी लगी हो, सब समझ आया तो पीडी आए। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।